भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर है और यही वजह है कि कई केंद्रीय नेतृत्व के लोगों को, शीर्ष लोगों को चुनाव में उतारा है और उनमें से कुछ सांसदों की भी लिस्ट है। सतना सांसद गणेश सिंह जी, जो कि लगातार 4 बार से यहां पर सांसद रहे हैं, इस बार पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव सतना में अपना प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से सांसद जी, सतना सीट के अलावा भी भाजपा की कहीं न कहीं मंशा यही होगी कि आसपास की भी सीटें अधिक से अधिक जीती जाए। यही वजह है कि आप जैसे कुछ और लोगों को भी मध्य प्रदेश में लोकसभा से ला करके और विधानसभा का प्रत्याशी भाजपा ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी वो तय करती आई है। इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसे ही किया। मुझे सतना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आदेश हुआ और मैं यहाँ चुनाव मैदान में हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी का इसके पीछे सोच है कि जिला मुख्यालय से लड़ने का मतलब 7 विधानसभा में उसका असर जाए, पूरे संभाग में उसका असर हो। इस वजह से ऐसे निर्णय हुए और उसका फायदा हो रहा है। मोदी जी की अगुवाई में चुनाव लड़ना और शिवराज जी की अगुवाई में चुनाव लड़ना। मोदी जी की अगुवाई में 4 बार आप सांसद हो चुके हैं और इसके बाद अब शिवराज जी की अगुवाई में चुनाव लड़ना, कितना अंतर पा रहे हैं दोनों में जब जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों, एक तो केंद्र के सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और एक राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये दोनों सरकारों का संयुक्त प्रयास है। डबल इंजन की सरकार की बात जो हम लोग करते हैं वो यही है कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके राज्य का विकास कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल शिवराज जी के नेतृत्व का है, तो हम लोग तो उनके जो सरकार के कामकाज हैं उसी को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों के कामकाज का मिला करके एक बहुत बड़ा समाज इसका लाभ उठा चुका है। 2018 का चुनाव और 2023 के चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2018 में जब हम गए थे चुनाव में तो इतनी बड़ी संख्या में लोग योजनाओं का लाभ उनको तब नहीं मिलता था। इस बार तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार में योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि हर एक पंचायत में अगर हम देखें तो 80 से 90% परिवार किसी न किसी सरकार की योजना से जुड़ गए और इसका व्यापक असर है। और हमारी सरकार के कामकाज पर ही जनता का विश्वास है। हम जो कहते हैं, हमारी जो सरकार कहती है वो हम करते हैं। कांग्रेस जैसा झूठा प्रचार करके, जिस तरह से 2018 में उन्होंने जो अपना वचन पत्र जारी किया था, 15 महीने सरकार में रहे, एक भी वचन उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर दोबारा उन्होंने वचन पत्र जारी किया है, तो जनता उनको समझ चुकी है कि ये झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र में कहती है उसको करती भी है। अब एक विश्वास अलग जनता के बीच में पहुंचा है कि भाजपा की सरकार जब रहती है तो सब तरह के काम करती है और जब कांग्रेस की सरकार रहती तो सिर्फ वो झूठ फरेब का सहारा लेकर के गुमराह करने का काम करते हैं। तो यह प्रमाणित हो चुका है देश में और जनता इस बात को समझ गई। केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाएं, हालांकि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों डबल इंजन जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे अधिक लाभान्वित आपको कौन सी योजना, केंद्र की या प्रदेश की योजनाओं से लाभान्वित लोग मिले? निश्चित तौर पर इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज़्यादा असरकारक हैं। जैसे एक गरीब परिवार को मैं अगर उदाहरण के रूप में लूँ तो उस गरीब का घर भी पक्का बना है, बिजली भी आई है, पीने का पानी भी आया है, खाना पकाने की रसोई गैस भी आई है, मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है उसको, दवाई का 5 लाख का कार्ड भी आया है, माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए शौचालय भी बने हैं, उनके बस्ती में आज सड़क भी है, नाली भी है। तो ये एक सुखद अनुभव एक गरीब परिवार को है। लेकिन वहीं पर हमारे मुख्यमंत्री जी की भी योजना काम करती है, संबल योजना। ये संबल योजना है गरीबों की। जब कोई दुर्घटना में कोई श्रमिक हताहत हो जाता है तो परिवार की मदद होती है, उसमें 4 लाख रुपए मिलता था। और कोई दुर्घटना में अगर चोट आ गई तो उसमें भी उनके परिवार को सहायता मिलती थी। गर्भवती माताओं को पोषण आहार मिलता था, कन्या विवाह का पैसा मिलता था, चारों धाम यात्रा का पैसा मिलता था। गरीब की मृत्यु होने पर 5,000 रुपये जो अंतिम संस्कार के लिए होते तो वो मिलता है उसमें। इसी तरह से लक्ष्मी लाडली जो हमारे शिवराज जी को मामा बनाई, फिर लाडली बहना योजना जिसका व्यापक असर है, अद्भुत। पूरे हमारे सतना जिले में लगभग 3,75,000 बहनें ऐसी हैं जो लाडली बहना का सीधा लाभ उठा रही। मैंने अभी एक पंचायत में कैलकुलेट किया, एक वार्ड में कैलकुलेट किया, तो लगभग
1200 से ऊपर महिलाएं हैं ऐसी जिनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। तो मैंने देखा कि 12 से 15-15 लाख रुपया हर महीने वहाँ जा रहा है। वो पैसा बाजार आएगा, उससे बाजार मजबूत होगी। इसी तरह से किसानों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है, उससे भी बाजार में पैसा लौटेगा। तो आज पहली बार मैंने देखा हूँ कि बिना मांगे, किसानों ने नहीं मांगा था, लाडली बहनों ने भी पैसा नहीं मांगा था, लेकिन अपने को मालूम है कि किसान किस परेशानी में है, महिलाओं को अपना घर चलाने में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। इस वजह से उनके लिए योजनाएं बनाए, आज उसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है और वो सीधे जो पैसा जा रहा है वो मार्केट में आ रहा। तो इससे मार्केट का आधार मजबूत हो रहा है। तो हम लोगों का जो सोच है कि उसका मल्टी उपयोग क्या हो सकता है। अब आज वो महिला समझ लीजिए अपने बच्चों की ज़रूरत पूरा कर रही है, बच्चे उसके कहने पर पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। कोई मेहमान आ गया उसकी खातिरदारी हो रही है, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पति कोई संकट में आ गया तो उसकी मदद पत्नी करेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। ये सोच करके अपन काम कर रहे हैं। पहले बेटियां माँ के पेट में मार दी जाती थी, फिर दहेज नहीं ले गई तो ससुराल में मार दी जाती थी। आज उसी समाज में सोच बदल गई कि अब बेटा बेटी में फ़र्क नहीं, लक्ष्मी और लाडली कोई फ़र्क नहीं बेटा बेटी में। अब लक्ष्मी लाडली हो गई। अब वो उसके अब क्यों नहीं होगी, जब वो पैदा हो रही है तो उसके पाँव पखार रहे हैं, उसके खाते में पैसे डाल रहे हैं, फ्री पढ़ाई करा रहे हैं, फिर उसका कन्यादान भी कर रहे हैं। तो कौन समाज है जो इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो हमारी राज्य और केंद्र दोनों की सरकारों का अद्भुत असर हमने लोगों में देखा। जनता मूल्यांकन करती है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि लोकसभा के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आपको सतना की जनता ने चुना था और अब विधानसभा चुनावों के लिए आप मैदान में हैं। तो जनता मूल्यांकन करती है कि आपके द्वारा इन 4 पंचवर्षीय जो आपके गुजरे लोकसभा के रूप में, तो आपने वो कौन से काम किए हैं जो जनता के बीच में आप बता सकते हैं कि सतना के लिए हमने ये काम किए हैं, और उन कामों को आधार बना के आप जनता के बीच में पूरे 4 पंचवर्षीय में, जब मैं इसके पहले जिला पंचायत में था तो मैं अपने ज़िले के एक गांव गया। सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला हमारा था। तो तभी से हमने इस ज़िले के विकास की योजना बनाना शुरू किया। सांसद के रूप में जितनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं बड़ी बड़ी, सब सतना के धरती में उतारा मैंने। सबसे पहले तो बाण सागर का पानी लाया और वही पानी आज सतना नगर को पीने को भी मिल रहा है, सिंचाई के लिए तो अलग जा रहा है। फिर उसी बाण सागर से हमने हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है। एक प्रोजेक्ट हमारा लगभग 5 विकासखंड का पूरा हो गया है, बाकी 3 विकासखंड का हमने उसके साथ रीवा और सीधी को भी जोड़ा था, तो वो हमारा काम चल रहा है। बरगी की नहर का अब 10.5 किलोमीटर हमारी सुरंग बन गई है, मात्र 1.5 किलोमीटर बची है, तो वो 6 महीने साल भर में बन जाएगी। तब तक यहाँ हम नहर बना रहे हैं। बरगी की नहर जहाँ हमें 1,59,000 हेक्टेयर भूमि में पानी ले जाना है, सभी जगह हम नहर बनाने का काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े सिंचाई के बांध बनाए हैं। इसी तरह से हमने सड़कें बनाई हैं। आज हमारे 2001 की जनगणना के मुताबिक कोई भी 500 आबादी का गांव नहीं बचा जहां हमने पक्की सड़क नहीं बनाई हो। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया। हमारे पास तो सब स्टेशन नहीं थे, हमारे पास लाइन इन LTE 11 केबल की व्यवस्था नहीं थी, वो हमने किया। भारत सरकार से एक RDSS योजना लेके आए, उसका पैसा हमने दिया लगभग 400 करोड़ रुपए, उसमें काफ़ी कुछ काम किया हमने। इसी तरह से हमने मेडिकल कॉलेज, आज मेडिकल कॉलेज जब पूरे देश में 45 मेडिकल कॉलेज बनने थे तो मध्य प्रदेश को 1 मिला था, वो हम सतना लेके आए। जब 100 स्मार्ट सिटी तय हुई थी, मध्य प्रदेश को 7 मिली थी, तो 7 में 4 महानगर चले गए, 2 संभाग मुख्यालय चले गए, उज्जैन और सागर, तो फिर एक मैं सतना लेके आया। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, एक तो कमलापति का भोपाल का बना है, दूसरा अगर शिलान्यास कहीं हुआ तो सतना का हुआ है। हमको उसी तरह से बना रहे हैं। कई ट्रेन, वंदे भारत जैसे कई ट्रेनें हमने यहाँ से चलाई। हम राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं। हमारा एक तो झांसी से लेकर के बमीठा तक राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा आ गया 4 लेन, अब उसको हम सतना तक ला रहे हैं। उसी में हमारा सतना का एलिवेटेड रोड भी है, शहर के अंदर का। बाईपास तो हमने NH का बना दिया, रिंग रोड हम बना रहे हैं NH का पूरा। बहुत काम है, जिनको आप गिनाने लगेंगे तो लंबा समय लगेगा। बहुत सारे काम हैं, इतने काम हैं कि अब पूछिए नहीं कुछ, लेकिन जिनको नहीं दिखता वो नहीं देख पा रहे। पार्टी ने आपको जनप्रतिनिधि बनाने के अलावा पार्टी के सेवक के तौर भी खासा उपयोग किया है। जाहिर सी बात है, आपको जब भी और जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका आपने पूरी कर्तव्य निष्ठा से पालन किया होगा, तभी
अभी चाहे वो विकास यात्रा हो, चाहे चुनाव संबंधी और भी गतिविधियां रही हों, उसमें आपको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। आपको लगता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव में 6-6, 7-7 सांसदों को केंद्र से और प्रदेश में भेजा गया है, तो सीएम फेस आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप भी 4 बार के सांसद हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव है, बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने आपके लिए तय कर रखी है। ये विषय तो देखिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। हम लोगों को तो आदेश हुआ कि चुनाव लड़ना है। ये बात बिल्कुल सही है कि 3-3 कैबिनेट मंत्री हमारे भारत सरकार के, हम जैसे सीनियर सांसद हैं, हम लोगों को भी उतारा गया है और हम में से अधिकांश लोगों को हारी हुई सीटों से उतारा गया है। तो ये तो प्लस होगा और एक संदेश गया पूरे मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा क्षेत्रों में 230 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट करके चुनाव मैदान में उतरी है। तो एक कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा हुआ है कि अब हमारी सरकार फिर बन जाएगी। जनता में ये मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर बनने जा रही है। ये मैसेज देने के लिए ही हम लोगों को उतारा गया। वो मैसेज नीचे पहुंच भी गया और उसका असर भी दिखाई देने लगा। रहा सवाल कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि कौन बनेगा, ये उनको तय करना है। ये हम लोगों का हमारा विषय नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे। और भी साथी हैं आपके, प्रहलाद पटेल जी हैं, गणेश सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, कई नाम हैं और उनमें एक नाम संभावित आप भी हो सकते हैं। ईश्वर करे विंध्य को ये मौका मिले। अभी जो आपका अनुभव है या जो आपने ऑब्जर्व किया है, अभी सतना जिले की कितनी सीटें भाजपा भारतीय जनता पार्टी की? पिछले 2018 के चुनाव हमारे पास 5 थी और मैं इस बार 7 जीतने की तैयारी में हूँ और मुझे पूरा विश्वास कि जो समीकरण वर्तमान में बने हैं उससे हम 7 की 7 जीतेंगे। राजनीतिक आवाजाही चुनाव के वक्त बहुत तेजी से होती है। आपकी भी पार्टी के कई लोग गए और कई लोग दूसरी पार्टियों से गए, आपके पास आए। उसमें एक विंध्य का बड़ा नाम है श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, जिन्हें कि व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता था। बड़ा राजनीतिक घराना रहा है। उनके पौत्र जो है सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उसका कितना फायदा विंध्य को मिलेगा? निश्चित तौर पर वो परिवार राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय था और एक समय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का बहुत बड़ा वर्चस्व था पूरे विंध्य की राजनीति में और उनके परिवार में उनके पोते राजनीति में सक्रिय हैं। वो कांग्रेस से प्रयास कर रहे थे लेकिन कांग्रेस ने शायद उनकी ज़रूरत नहीं समझी या मैं कहूँ कि उस परिवार की उपेक्षा की। तो वो निश्चित तौर पर हमारे पार्टी में आए और उनको उनके सम्मान के खातिर त्योथर, चूँकि श्रीनिवास तिवारी जी का पुराना क्षेत्र रहता था और मूलतः उनकी राजनीति का शुरुआती केंद्र वही था, तो उनके पोते को हम लोगों ने सोचा कि भाई उनको वहाँ से टिकट देंगे। हालांकि हमारा सिटिंग एमएलए वहाँ है, इसके बावजूद उनको दिया उस परिवार के सम्मान के लिए। उसका असर निश्चित तौर पर पूरे रीवा संभाग में, हमारे यहाँ भी सब जगह उनका असर पड़ेगा। सतना में कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ही ने ओबीसी चेहरा उतारा है, लेकिन राजनीति में आपके सामने एक विद्यार्थी की तरह ही है कांग्रेस के प्रत्याशी, भले ही वर्तमान में विधायक है। तो ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि विंध्य जो है ब्राह्मण बाहुल्य भी माना जाता है, तो कितना महत्वपूर्ण होगा उसका वोट? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कभी यहाँ पर जाति का जो जहर बोया गया था वो शुरू कांग्रेस की तरफ से हुआ था, फिर बहुजन समाज पार्टी ने उसको और हवा दिया। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर राजनीति करती आई है और इसमें कोई जाति जैसा विषय नहीं है। हम वोट भी जो मांगते हैं तो हम विकास के मुद्दे पर मांगते हैं। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारा नारा है, सर्वे भवन सुखने की हम बात करते हैं। तो वर्तमान समय में चाहे जो भी प्रत्याशी सामने हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि पूरे विंध्य क्षेत्र में जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है सब वर्गों को, सब समाजों को, कांग्रेस नहीं दे पाई। और वो बात जन जन तक पहुंची भी है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर नीचे जा रही है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि टिकट किसको मिला किसको नहीं मिला, ये तो नेतृत्व तय करता है, गुण दोषों के आधार पर तय करता है। सब एक से एक योग्य हैं, कोई किसी की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मौका तो किसी एक को ही मिलेगा। तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है और वो नाराज़गी मिल बैठ करके दूर करने का प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और सबके अंदर एक भाव है, चाहे कोई कितने बड़े पद में बैठ जाए, कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भाव उनके अंदर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सब मिल बैठ करके इसका रास्ता निकालेंगे। लोकसभा सदस्य रहते हुए आप वो काम नहीं करवाए सतना के लिए जो अगर जनता ने आपको जनादेश दिया सतना में इस बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये बात तो तय है कि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व सतना का मिलेगा। तो वो कौन से काम होंगे जो आप लोकसभा सदस्य रहते हुए नहीं कर पाए और फिर करेंगे और वो आपकी प्राथमिकता में होंगे सतना के लिए? ये बात थोड़ा सा मुझे आप जो कह रहे हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हालांकि सतना जिला हमारा एक पिछड़ा हुआ जिला था, लेकिन आज वो विकसित जिला बन गया है। हमारे पास बड़े उद्योग भी हैं, हमारे पास कृषि उत्पादन भी हमारा बढ़ा है, हमारे पास पर्यटन की बहुत बड़ी असीम संभावना है, उसको भी हमने विकसित किया है। दो धार्मिक स्थल हमारे पास, मैहर और चित्रकूट, उसको भी हम मैहर का माँ शारदा लोक बना रहे हैं, चित्रकूट में बनवासी श्री राम का लोक बना रहे हैं, राम पथगमन की सड़क बना रहे हैं ताकि हमारा पर्यटन और बढ़ सके। हमने व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है। अभी हमारा ये माधवगढ़ टमस नदी के बगल में नरोहिल एक पहाड़ है, उसको हम जैव विविधता पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों को डेवलप करके सतना को बहुत आगे बढ़ाया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं, एक तो सबसे पहले उनको पूरा करना है। सतना हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है तो उसको पूरा करना है। और मुझे अभी जो लोग कहते हैं कि सतना थोड़ा सा पीछे आजू बाजू के शहरों से, तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी बुनियादी नॉर्म्स हैं उनको हमने पूरा करने के लिए सारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। थोड़ा सा काम में ज़रूर पीछे हो गया है और पैसे की कोई कमी नहीं है, काम में थोड़ा पीछे हुआ है, तो उसको हम चाहेंगे लाइनअप करके उसको और तेज़ बढ़ाया जाए। सतना शहर को एक सुंदर और सर्व सुविधा युक्त शहर बनाने का हमारा योजना है। सतना नदी को भी हम साबरमती नदी जो हमारी गुजरात की है उस तर्ज पर उसको हम विकसित करना चाहेंगे, क्योंकि गंदगी बहुत सारी है उसमें। आगे जो टमस नदी आती है उसको भी हम डेवलप करके एक बड़ा एरिया नदी का हम उसको स्वच्छ बनाने के लिए और सुविधाजनक उसको बनाने के लिए, ताकि लोग वहाँ पर्यटन की दृष्टि से आ सकें, जा सकें, वो बनाने का एक प्लान है। सतना पूरे ज़िले को और सुविधायुक्त कैसे बनाया जाए, बड़ी से बड़ी योजना और कौन सी ले जाए। आगे आने वाले समय में जैसे हमारे यहाँ अब मेडिकल कॉलेज आ गया तो हम चाहेंगे कि IIT, IMT, कुछ इस तरह से बड़े बड़े औद्योगिक हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको लाने का हम प्रयास करें। हमारे हालांकि 2 विश्वविद्यालय हमारे पास हैं, एक एस विश्वविद्यालय है और ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय है। इसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आए और कृषि क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कोई अनुसंधान केंद्र आए और पर्यटन की दृष्टि से भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ और चीज़ बढ़े ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के लिए इस क्षेत्र को और विकसित करने का काम कर सकें। और विंध्य क्षेत्र का सबसे ज़्यादा उत्पादित जिला हमारा उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में भी, तो हम चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाने का काम करें। मैहर अलग हुआ है सतना से, इसका फ़ायदा मिलेगा या नुकसान, या फिर आप थोड़ा सा अलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि माँ शारदा की नगरी कही जाती है मैहर? ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए जब जिला 2 हिस्सों में बढ़ता है तो थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन चूंकि वहाँ के लोगों को लगता था कि जिला मुख्यालय दूर होने के कारण हमारा विकास थोड़ा सा पीछे रह गया, तो वहाँ की मांग थी और उस मांग को हमने लोगों से बातचीत करके समझा। फिर हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराया, तो उन्होंने सहर्ष से लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैहर को जिला बनाया है। और जिस दिन वो आए थे उस दिन अधिकारियों को साथ लेकर के वहाँ पोस्ट किया, माँ शारदा के चरणों में उन्होंने वो जिला समर्पित किया। हमारी शुभकामनाएं हैं। और अभी चूँकि सतना बड़ा भाई है, मैहर छोटा भाई है, हम दोनों मिल करके दोनों जिलों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोकसभा की दृष्टि से तो हम अभी भी प्रतिनिधि हैं, तो वो जिम्मेवारी को हम बराबर निभाने का प्रयास करते रहेंगे। आखिरी सवाल सांसद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपसे बातचीत करना। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 150 से अधिक सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है और निश्चित तौर पर उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो पिछले 2018 में सीटें हम हारे थे उनमें अधिकांश सीटें हम जीत रहे हैं। जो हमारी जीती हुई सीट है उन्हें तो हम जीत ही रहे हैं, 150 के ऊपर हम जा रहे हैं।
तो ये थे सतना सांसद गणेश सिंह जी, जो कि अब सतना विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। गंभीर राजनीतिक चिंतन है इनका, लंबी सोच है, एक लंबा अनुभव है राजनीति का, जिसका फायदा सतना को लगातार मिल रहा है। अगर मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी बननी है तो एक सतना है उसमें। तो इस तरीके के कई ऐसी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हों चाहे वो राज्य की हों, वो सतना के लिए लाते रहें। सतना को कैसे विकसित किया जाए, कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, सड़कों का जाल उद्योग कैसे लगाया जाए, पर्यटन के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, इन सब चीज़ों की अच्छी खासी इनको चिंता भी रहती है और लगातार इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। लेकिन अब इनका प्रयास है रीवा जिले को भाजपा की सातों सीटों जिताने का, और जिसके लिए दिन रात जनता के बीच में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। आज की खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ होंगे हाजिर। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।